नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमिताभ। इलेक्शंस तो हो चुके हैं, लेकिन अब बारी है एग्जिट पोल्स की। और एग्जिट पोल्स में कौन क्या दिखा रहा है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि कहां से क्या हुआ है और पूरे इलेक्शन के दौरान में क्या कुछ चला है। लेकिन एक्चुअल में जो एग्जैक्ट पोल होगा वो तो 4 तारीख को ही आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर हरियाणा के परिवेश की हम बात करें तो यहाँ पे जो महेंद्रगढ़ और भिवानी सीट है उसके ऊपर धुरंधरों की यहाँ पे कतार थी। और कतार के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ, राव दान सिंह, राव बहादुर सिंह जो हैं वो थे, और साथ में उनके एक जाट नेता थे धर्मवीर चौधरी जो कि बीजेपी से खड़े हुए थे। तो इन कैंडिडेट्स में से किनकी जो उम्मीदें हैं वो ज़्यादा हैं या फिर इलेक्शन किस प्रकार से लड़ा गया है, इसी बात पर चर्चा करने के लिए इंडिया न्यूज पॉइंट से शमशेर कौशिक जी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो इनसे चलिए हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया लग जाए कि जो इलेक्शन के दौरान सब कुछ हुआ है तो वो किस प्रकार से हुआ है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। शमशेर जी, आपने तो पूरा इलेक्शन देखा है, आप इलेक्शन के दौरान में रहे होंगे। आप शुरुआत से एक चीज़ बताएं कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उसके बाद में मारामारी रही टिकट के लिए कि टिकट किसको मिलेगी। जी, एक बंसीलाल के परिवार से अगर बात करें, पुराने मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार से श्रुति चौधरी जो कि उनकी पपोत्री हैं, तो उनको टिकट की बात आई। फिर राव दान सिंह को टिकट मिल गया। तो कैसा क्या माहौल रहा? देखिए, सबसे पहले हम शुरू से करते इलेक्शन को शुरू, तो बहुत ही सिंपल सा इलेक्शन था कि जो निवर्तमान सांसद चौधरी धर्मवीर जी थे, इन्होंने क्या किया कि अपनी पारी शुरू कर दी थी क्योंकि टिकट इनको पहले टाइम से मिल गई। लेकिन सामने टिकट नहीं मिल पा रही थी, कांग्रेस की तरफ से डिक्लेयर नहीं हो पा रही थी। और उसमें जैसा कि आपने अभी जिक्र भी किया कि किरण चौधरी जी जो हैं, इनका जो पूरा परिवार है, ये एक अपने आप में रावदान सिंह जी की टिकट में आप कह सकते हैं कि बाधक था, क्योंकि टिकट पहले श्रुति चौधरी जी को ही मिलती थी और 2009 से 2014 तक वो ऐसे संसदीय क्षेत्र की सांसद भी रही। उसके बाद 14 और 19 में 2 बार टिकट मिली, लेकिन वो उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। और इसी आंकड़े को देखते हुए और अन्य बहुत सारे आंकड़े रहे होंगे जिनको देखते हुए कांग्रेस ने ये जो टिकट है महेंद्रगढ़ भिवानी क्षेत्र की, ये लेट भी करी। जी, हालांकि इससे पहले जब तक टिकट नहीं मिली थी तो ये लगभग एक तरफा सा चुनाव लग रहा था। और शायद श्रुति चौधरी जी को मिलती तो भी पिछले जो 2 चुनाव रहे हैं उस तरह का परिणाम या उस तरह का चुनाव ये रहता। क्योंकि पहले भी श्रुति चौधरी जी आई थी, 2 बार आई थी, और फिर माहौल एक तरफा चौधरी धर्मवीर जी के पक्ष में गया। इन्होंने 4 लाख से ज़्यादा की बढ़ोतरी के साथ मतलब जीत हासिल की। अच्छा, एक फैक्टर अभी जैसे आपने बीच में जिक्र भी किया कि राव बहादुर सिंह जी जो जेजेपी से हैं, उनको भी टिकट कांग्रेस से ही उम्मीद थी। जी, तो वो लेकिन वो पार्टी बदल गई। हाँ, वो क्या है कि जैसे उनको लगा कि ये टिकट या तो श्रुति चौधरी जी के खाते में जाएगी या रावदान सिंह जी के खाते में जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि भैया अब यहाँ तो बात बननी नहीं है, तो यहाँ से चलते हैं किसी अन्य पार्टी के अंदर। उनके पास एक निर्दलीय एक अच्छा चुनाव रहता, लेकिन उन्होंने उसको ना चुनते हुए जेजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल। और जेजेपी पार्टी में जब गए तो कुछ कयास भी लगाए गए कि डूबती नाव में बैठ रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें भी सामने आई। और जब जेजेपी में गए तो वहाँ पर जाकर इन्होंने खुलकर बोला भी कांग्रेस ने किस प्रकार से मेरे साथ बर्ताव किया। और उसके पश्चात एक समय आया कि रावदान सिंह जी को कांग्रेस ने श्रुति चौधरी की टिकट काटकर इनको थमा दी और इनको अपने मैदान में उतार दिया। राव बहादुर सिंह जी जो हैं, कितना बड़ा फैक्टर रहेंगे या फिर जो चुनाव के बीच में एक मार्जिन पैदा करेंगे उसमें कितना बड़ा होगा? देखिए, अगर हम सटीक आंकड़ों में जाएं तो वो तो अभी कुछ कोई कह ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि जो अब इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो टक्कर है, जब से दान सिंह जी आए उसके पश्चात जो है चुनाव जो है सीधा और सीधा चौधरी धर्मवीर जी और रावदान सिंह जी के बीच में आ गया था। जी, और उससे पहले जब टिकट नहीं मिली थी तो वो एक मतलब कैंडिडेट थे और एक अच्छे मतलब ये लग रहा था कि भाई राव बहादुर सिंह जी जो हैं, एक उम्मीद थी उनको कि वो क्या करेंगे कि मान लीजिए श्रुति चौधरी को टिकट मिल गई जी, मान लीजिए एक बार, तो उनको ये लग रहा था कि मैं यहाँ इस यादव बेल्ट से मैं अकेला नेता रहूँगा, उधर से 2 जाट नेता हो जाएंगे और उनमें गतिविरोध रहेगा और इस वजह से मैं हो सकता है मैं अपनी सीट निकाल ले जाऊँ। और उसमें एक और पॉइंट था कि सिर्फ ये नहीं कि हम इस क्षेत्र के यादव होने के नाते वो ये सोच रहे थे कि पहले जितने भी सांसद आए वो उधर से आए नेता भिवानी साइड से। बिल्कुल। तो वो क्षेत्र का भी नारा देना चाहते थे कि भाई जिला महेंद्रगढ़ से तो पहली बार कोई कैंडिडेट है,
जिसको मतलब जो मतलब ये सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्षेत्रवाद भी मतलब जैसे वो क्षेत्रवाद का भी नारा देते और अहीर मतलब वाद का भी नारा देते, हाँ अहीर बेल्ट का भी बोल देते। और ये जो मतलब उनका जो अनुभव है ये मतलब काफ़ी सही भी है, क्योंकि सन 2014 में जब मोदी लहर थी तो उस समय चौधरी धर्मवीर जी से जस्ट पीछे यही थे जी। मतलब एक बड़े मार्जिन के साथ, मतलब बड़े वोट बैंक के साथ ही आए थे और इनको काफ़ी अच्छा बड़ा वोट बैंक है ना मिला था। और ये उस समय भिवानी की बजाय, चरखी दादरी की बजाय महेंद्रगढ़ से आ रहे थे जी, समझे, मतलब इस क्षेत्र से आ रहे थे। तो अब की बार इनके प्रचार में भी देखा गया था, जब तक रावदान सिंह जी नहीं आए थे, हालांकि प्रचार तो इन्होंने बाद में भी कराया, तो उस समय इन्होंने क्या कहा था अपने प्रचार में भी कि भाई पिछली बार उन्होंने तो जिता दिया था लेकिन तुमने हरा दिया तो बिल्कुल, तो भाई अब की बार वो कसर छोड़ना मत, वो पूरी कर देना। लेकिन हुआ क्या कि शायद मतलब उनकी किस्मत खराब थी कि वो रावदान सिंह जी को टिकट मिल गई और चुनाव वहाँ से हटके सीधा का सीधा रावदान सिंह जी के खाते में आ गया। एक तो ये स्वम राव मतलब यादव, और दूसरा जो था ये जो क्षेत्रवाद का नारा था वो भी इसमें सफल हो पाया। और ये एक बात और रहेगी कि ये वैसे भिवानी से हैं, तो लोगों की वैसे भी एक आकलन बना कि भिवानी में इनको इसलिए मिल जाएंगे क्योंकि वो इनकी जन्मभूमि है, महेंद्रगढ़ में इसलिए मिल जाएंगे क्योंकि इनकी कर्म भूमि है। बिल्कुल, तो इस तरीके से चुनाव जो है ना आमने सामने आ गया। बिल्कुल, लेकिन अगर रावदान सिंह की बात करें तो क्या वो लोगों के पास में ये मैसेज कन्वे कर पाए कि वो आहिर हैं, यादव हैं या फिर क्षेत्रवाद का? देखिए ये तो मैंने आपको अभी अभी क्लियर कर ही दिया कि हाँ, जैसे ही उनको टिकट मिली तो एक बहुत लंबा चौड़ा यादव जो वोट बैंक है और यादव जो लोग हैं वो लोग उनके संपर्क में आए। और सिर्फ यादव नहीं, अदर कम्युनिटीज में भी, जैसे मान लीजिए वो उनकी राजनीति जो है वो उनका ये कर्म भूमि जो है पिछले कई सालों से है, 4 बार तो वो स्वयं विधायक रह चुके हैं, 30 साल की उनकी यहाँ पर राजनीति हो गई। तो इसमें मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि अदर जो कास्ट हैं वो भी उनके साथ आ पाई। और क्षेत्रवाद का नारा भी लग गया कि हमारे यहाँ के इस क्षेत्र के व्यक्ति को किसी बड़ी राष्ट्रीय पटल की पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो वो तो मतलब बना ही बना माहौल। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कन्वे कर पाए या नहीं कर पाए, देखिए रावदान सिंह जी की जो राजनीति वो 30 साल से है और मैंने चौधरी धर्मवीर जी की भी खबरें कवर करी हैं, मैंने रावदान सिंह जी की भी खबरें कवर करी हैं, राव बहादुर सिंह जी के भी इंटरव्यू करे हमने। पॉइंट ये है कि हमने ये देखा है कि मात्र कुछ दिन के अंदर ही उन्होंने चुनाव को उठाया, चुनाव को बनाया और चुनाव को टक्कर में ले आए। मतलब रावदान सिंह जी की जो अगर हम बात करें राजनीतिक समझ की, तो उनको चुनाव उठाना, लड़ना आता है जी, दोनों काम जो है, तो वो मैसेज कन्वे कर पाए, मेरा मानना है ये। बिल्कुल जी। लेकिन जब श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिली तो जो पहला रिएक्शन है किरण चौधरी का वो भी आपने देखा होगा। तो किरण चौधरी एक तो फैक्टर 1, दूसरी बात जो कांग्रेस की आपसी मनमुटावल है, जो फुटअवल है, वो हुड्डा वर्सेस किरण चौधरी, ये कितना फैक्टर? देखिए किरण चौधरी जी के बारे में अगर हम चर्चा करें खास तौर पर, तो जैसे ही टिकट इनको मिली तो विरोध तो वहीं से शुरू हो गया था और इशारों में विरोध शुरू हुआ था। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग करी और उस कार्यकर्ताओं की मीटिंग में उन्होंने कुछ इशारों में बातें करी कि जिस प्रकार से रावदान सिंह जी ने हमारे प्रीवियस इलेक्शंस में मदद करी है तो हम भी उसी हिसाब से इस इलेक्शन में मदद करेंगे और उससे ज़्यादा करेंगे। वो इशारा किस तरफ था? वो इशारा अपने आप में आप समझ सकते हैं, उनके कार्यकर्ता भी समझ गए थे उस समय। हालांकि उसके बाद शायद पार्टी का जोर पड़ा या किसी भी प्रकार से कुछ सिस्टम बना और हुआ क्या कि आने वाले कुछ समय पश्चात तोशाम के अंदर हम स्वयं उस जगह पर मौजूद थे, वहाँ पर कार्यालय की ओपनिंग थी और तोशाम के अंदर किरण चौधरी जी पहुँची और वहाँ पर अपने समर्थकों के साथ पहुँची, हवन करके उसके पश्चात वहाँ पर कार्यालय ओपनिंग हुई। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर भाषण भी दिया। उस भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और मतलब एक सिपाही हैं, हमें मैदान पे काम करना है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कुछ अप्रिसिएशन वाली बात जो है वहाँ पर रावदान सिंह जी की तरफ देखने को नहीं मिली जी। और रावदान सिंह जी ने भी जब नारे वारे लगाए तो उस समय जैसे मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, इस तरह की चीज़ें उनके समर्थकों ने भी नहीं करी। इवन दोनों समर्थकों के बीच में कंपटीशन भी था कि किरण चौधरी जिंदाबाद तो इधर रावदान सिंह जी जिंदाबाद। कुर्सियां भी चली थी शायद 1-2 जगह, वो अलग जगह की सिचुएशन थी। हालांकि जो किरण चौधरी जी ने जब ये कार्यालय ओपनिंग करी उस दिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, तो शाम के अंदर मैं स्वयं वहाँ पर मौजूद था। लेकिन फिर दूसरी जगह पर अन्य जो विधायक उम्मीदवार हैं, वो इस तरह के जो लोग थे, उनके समर्थकों में आपस में चल गई और बहसबाजी भी हो गई थी। तो वो मतलब जैसे वो फुट का इशारा दिखाई पड़ा, फिर इधर जैसे किरण चौधरी का दिखाई पड़ा। और चाहे किरण चौधरी ने मंच पर आकर कितने भी भाषणबाजी करे हों, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं रहा और लोग हमेशा यही मानते रहे कि किरण चौधरी समर्थन नहीं कर रही है। पता लग रहा था हाँ, किरण चौधरी समर्थन नहीं कर रही है
और अंत में प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने तो फिर सीधा किरण चौधरी जी को चौधरी बंसी लाल जी के नाम से न्योता ही दे दिया। बिल्कुल। तो वो बस वो क्लियरेंस सा हो गया कि अपने आप में किधर किसका समर्थन। दादरी में राहुल गांधी जी भी आए थे, उस समय स्टेज पे जो माहौल बना था, हाँ, तो वो किस तरफ गया? वो इशारे वाली बात कह रहे होंगे आप। जी। हाँ, इसके लिए हमने इलेक्शन से जस्ट पहले ही रावदान सिंह जी से बात करी थी। आपको अच्छे से पता है कि जब किसी कन्वर्सेशन में 2 से 3 लोग बैठे हों तो उन लोगों को ही पता होता है कि भाई एक्चुअली में बात क्या हुई, क्योंकि मंच पर शोर शराबा बहुत ज़्यादा था, पब्लिक वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, तो मंच पर जो बातें हो रही थी वो किसी ने सुनी तो नहीं, लेकिन वो वीडियो में दिख जरूर रहा है। तो हमने इसके लिए अगले दिन ही, जैसे अगले दिन तो नहीं, जैसे 22 को रैली थी राहुल गांधी जी की, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की थी, 24 तारीख को हमने रावदान सिंह जी से इस बारे में बात करी। राहुल गांधी जी तो हमारे मान लीजिए रेंज में नहीं है, सीधी सी बात है, और किरण चौधरी जी से हम उस समय मुलाकात नहीं कर पाए। रावदान सिंह जी से हमने मुलाकात करी, और वैसे भी वो एक उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, उनसे हमने बातचीत करी कि भाई वहाँ पर क्या बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी से उस समय हमारी ये बातचीत हो रही थी कि हमें सीट चाहिए, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है, हमें सीट निकालनी है, सीट के लिए मेहनत करो, सीट चाहिए बस, सीट जीत। लेकिन बोला तो ये जा रहा था कि जिस सीट पे जो किरण चौधरी जी बैठी थी, पहले वहां पे हुड्डा साहब बैठे थे। हुड्डा साहब उठ करके भाषण देने गए, उस दौरान में किरण चौधरी वहां पे पहुंच गई, और जो इशारों की बातें हो रही थी आपस में, तो उसमें तो शायद कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इस चीज पे बात कर रहे हो। अब उस कन्वर्सेशन में वो 3 लोग थे, तो इशारों में तो आप और हम या पब्लिक जो समझ रही थी वो समझ ही रही थी, लेकिन रावदान सिंह जी का ये स्टेटमेंट था कि सीट की बातें वहां पर की जा रही। बिल्कुल। तो मोदी जी की जो रैली हुई थी, उससे कितना प्रभाव आप मानते पड़ा होगा इलाके? देखिए, मोदी जी की रैली में जैसे एक तो चौधरी बंसी लाल जी का नारा तो उन्होंने वैसे दे दिया था, तो ऑटोमेटिकली मतलब कुछ तो ये इफेक्ट पड़ा ही होगा। और दूसरा ये था कि बहुत सारे जो यादव बेल्ट के जो यादव राव साहब लोग थे, वो लोग उससे जैसे मोदी जी के नाम पर, और एक अन्य फैक्टर भी जिसके बारे में शायद आप आगे चर्चा करेंगे, राव इंद्रजीत जी, इनकी वजह से वो जो यादव जो वोट बैंक है वो शिफ्ट भी हुआ था। जी, आपको बता दूं कि पहले 15 दिन के अंदर रावदान सिंह जी जो है आने के पश्चात पहले 15 दिन के अंदर रावदान सिंह जी इलेक्शन जीत रहे थे। जी, मतलब उनका जो कैडर देखा जा रहा था वो इस तरीके से देखा जा रहा था कि महेंद्रगढ़ के अंदर तो राव साहब हो गए, यादव लोग हो गए, साथ में अदर कम्युनिटीज़ भी हो गई, और एक अच्छा वोट बैंक हो सकता है कांग्रेस का मिल जाए। लेकिन चरखी दादरी और भिवानी में जाटों की नाराजगी, किसानों की नाराजगी की वजह से कांग्रेस को वोट मिलेंगे और चौधरी साहब को कम मिलेंगे, चौधरी धर्मवीर जी को, और इस वजह से रावदान सिंह जी वहाँ से भी और यहाँ से भी जीत जाएंगे। तो ये कुल मिला के एक माहौल था जिस वजह से 15 दिन तक उनकी जीत दिखाई पड़ रही। और राव इंद्रजीत आने के बाद में फिर आगे राव इंद्रजीत जी, वो 15 दिन ही हुए थे और माहौल बन रहा था। एक माहौल ये इसलिए भी बना था, आपको बता दूं कि नामांकन रैली जब हुई तो हुड्डा साहब आए थे रावदान सिंह जी का नामांकन करवाने के लिए नारनौल के अंदर, और ये हमारे जिले के लिए एक ऐतिहासिक बात भी रही कि पहले नामांकन भिवानी में ही होते थे, लेकिन प्रथम बार नारनौल के अंदर हुए। उसका रीज़न ये बताया गया था कि 4 जो विधानसभाएं हैं हमारे यहाँ पर ज़्यादा थी, जबकि चरखी दादरी में 2 और भिवानी में 3 थी। तो अब की बार नामांकन नारनौल में हुए, इसलिए नामांकन रैलियाँ भी नारनौल में हुई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व सीएम रहे वो यहाँ पर रावदान सिंह जी का नामांकन करवाने के लिए आए, लेकिन राव इंद्रजीत जी नहीं आए जिनको बुलाया गया था चौधरी धर्मवीर जी के नामांकन रैली में। और नामांकन रैली में जब वो नहीं पहुंचे तो कयास लगाए जा रहे थे कि ये साइलेंट इशारा है रावदान सिंह जी की तरफ। जी, और लोग लेकिन उनको मैसेज देना पड़ा उसके ऊपर भी, वहां पे जनसभाएं करने से पहले भी एक मैसेज देना पड़ा कि मैं क्यों नहीं आ पाया। तो क्या उससे भी लोगों के बीच में मैसेज गलत जा रहा था? नहीं, उस जैसे मान लीजिए वो नहीं आए, तो उसके पश्चात जो कुछ दिन बीच में थे जब तक वो अटेली नहीं आए थे तब तक के बीच में इलेक्शन मतलब उनकी तरफ रावदान सिंह जी की तरफ इसीलिए जा रहा था क्योंकि राव इंद्रजीत जी का जैसे कोई क्लियर जो स्पष्ट जो है मंच के ऊपर आके कोई समर्थन नहीं था। जी, तो फिर उसके बाद उनकी जो 4 जगह पर जैसे इधर शायद सेड़ंग में अपना 2-4 जगह पे अटेली में भी था, दोंगड़ा हीर में भी था, कनीना में भी था, 4 प्रोग्राम करे गए। ये अटेली विधानसभा को पूरे को कवर कर गए कुल मिला के 4 जगह। यहाँ पर जब वो आए तो हुड्डा जी के खिलाफ फुल बोले, जी खुला बोले, बिल्कुल। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी ये लोकसभा का चुनाव है और क्योंकि कांग्रेस में ये बातें कही जा रही थी कैंपेनिंग के दौरान कि रावदान सिंह जी को वोट दीजिए, लोकसभा चुनाव में जैसे जो कैंपेनिंग थी इसमें रावदान सिंह जी को वोट दीजिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे और आपके काम रावदान सिंह जी करवाएंगे क्योंकि इनकी रिलेशन बोल्डिंग अच्छी है, लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया कि ये लोकसभा चुनाव है और हुड्डा साहब तो तब सीएम बनेंगे ना जब हम उनको बनने देंगे, विधानसभा चुनाव में देखेंगे उनको। बिल्कुल।
तो इस प्रकार से जब स्टेटमेंट्स आई और उन्होंने ये भी कहा इवन मंच के ऊपर, वो हमारे चैनल पर भी है, सभी जगह लाइव भी चला है, तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो है ना रावदान सिंह जी को हम ही लेकर आए थे और वो जब हमारे ही नहीं हुए तो फिर भाई आपके कैसे हो सकते, कुछ इस तरह की बातें करी। तो उससे स्पष्ट हो गया कि राव साहब क्या चाहते हैं। राव साहब ये चाहते हैं कि चौधरी साहब को जिताया जाए। चौधरी साहब मंच पर मौजूद भी थे। बिल्कुल। लेकिन अगर जाट बेल्ट की बात करें, क्योंकि भिवानी साइड जाट बेल्ट ही मानी जाती है ज़्यादातर, चरखी दादरी भिवानी दोनों मान लो। बिल्कुल। तो उसमें किरण चौधरी का फैक्टर, साथ में जो हुड्डा जी का फैक्टर है, तो इन दोनों में आपने किसान आंदोलन को भी साथ में लिया, तो क्या लगता है वहाँ से जो जाट बेल्ट है, क्या धर्मवीर भी तो जाट ही जाट है, बिल्कुल जाट। तो क्या रहेगा वहाँ? सभी देखते हैं, इसमें सारी बात तो बताते हैं। पहली बात तो किरण चौधरी जी का प्रभाव। देखिए अन्य सीट का तो मुझे, विधानसभा सीट की बात कर रहा हूँ, अन्य विधानसभाओं का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी अपनी जो विधानसभा है उनमें उनका कोई प्रभाव जो है सो है। उनके कार्यकर्ता दूसरी जगह पर भी हैं, क्योंकि श्रुति चौधरी जी 2 बार सांसद का चुनाव लड़ चुके, एक बार वो रह भी चुके हैं, तो मतलब उनके कार्यकर्ता तो अदर में भी है, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट उनका तोसाम का था। और तोसाम से आज अगर हम बात करें तो इनको लीड मिल रही है, बीजेपी को, चौधरी धर्मवीर जी को लीड मिल रही है। अब वो कारण चाहे किरण चौधरी हो या बीजेपी हो, मोदी वोट बैंक हो, या चौधरी साहब स्वयं जाट है ये हो, लेकिन तोसाम से वो जीत कर निकल रहे हैं। बिल्कुल। अगर लोहारू हल्के की बात करें, क्योंकि जेपी जी वहाँ से हरियाणा सरकार में भी मौजूद हैं, साथ साथ वो भी खुद भी जाट हैं। देखिए जाट भी हैं और बड़े नेता भी हैं वहाँ पर। और एक नया फैक्टर जो हमने अपने ग्राउंड सर्वे में हमने देखा, लोगों से बातचीत भी करी, हमने देखा भी, जगदीप जी जो एक उम्मीदवार हैं जो लोहारू से निर्दलीय, जो पहले शायद IAS वगैरह थे, अब रिटायरमेंट हो गए, वो संदीप SDM जो महेंद्रगढ़ में एक बड़ी निर्दलीय के रूप में टक्कर देके गए थे 2019 में विधानसभा चुनाव में, उनके भाई, उन्होंने भी जो समर्थन है वो चौधरी धर्मवीर जी को दे रखा था, ओपनली ना सही कहीं पर, लेकिन वो मतलब नीचे नीचे कोई मैसेज था। हमारे साथ बहुत सारे कार्यकर्ताओं की बातचीत हुई, बहुत सारे लोगों की बातचीत हुई, उसमें सामने आया। तो वहाँ से भी जो है, जो चौधरी धर्मवीर जी को है ना लीड मिल रही है, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हाँ वहाँ से जीत के निकल रहे हैं। तो जो आपका भिवानी कह लो, आपका तोसाम कह लो, और आपका जो है तीसरा क्या है आपका, बाडा हल्का है, बाडा हल्का है। तो उसमें नहीं, तो मैं पहले भिवानी को क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे भिवानी विधानसभा, तोसाम विधानसभा और लोहारू, तीनों जगह पर जो है ना इनकी जीत दिखाई पड़ रही है, बीजेपी लीड कर रही है। लेकिन अगर बाडा की बात करें तो वहाँ से नैना चौटाला जी, जो कि पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी की माता जी हैं, उनका प्रभाव, साथ में जो बहादुर सिंह जी हैं वो उनके कैंडिडेट भी हैं, तो उस विधानसभा में क्या रहे? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि बाडा विधानसभा की जीत हार का जो फैसला है उस पर स्वयं कैंडिडेट जो बीजेपी के हैं चौधरी धर्मवीर जी, वो स्वयं स्वीकार चुके हैं कि हम बाडा से हार रहे हैं जी। और उसमें उनके तरफ से जो कार्यकर्ता थे, हमने उनसे भी किसी से बात करी थी, तो उन्होंने बताया था कि हम 20,000 से 25,000 के बीच में बाडा से हार रहे हैं। लेकिन जो हमारा आंकड़ा कहता है, लीड किस तरफ जा रही है? लीड रावदान सिंह जी की तरफ जा रही है। मतलब जेजेपी का कोई प्रभाव नहीं? जेजेपी का कोई प्रभाव नहीं। इवन कहीं ना हो सकता है कि कोई इशारा और जेजेपी वाले वोट बैंक भी चौधरी साहब की तरफ ही चले गए हों, या मान लीजिए किसी और जगह पर, लेकिन जेजेपी का वहाँ पर जो है इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। लगता है कि रावदान सिंह जी जो है 30,000 तो हम कह रहे हैं जी, लेकिन रावदान सिंह जी के समर्थकों से बातचीत करते तो 50,000 बताते हैं कि हम 50,000 से लीड कर रहे हैं बाडा से, लेकिन 30,000 के आसपास जो है ना लीड, क्योंकि बीजेपी वाले स्वयं कह रहे हैं कि 22-25 से तो हम हार रहे हैं, तो वो 30 का तो आंकड़ा सीधा सीधा बनता ही है। तो 30,000 से बाडा में बीजेपी को यानी चौधरी धर्मवीर जी को हार का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल जी। तो अगर अहिरवाल के अंदर फिर से बात करें, नहीं चरखी दादरी आ जाओ आप, मेरा मानना है वहीं खत्म करिए, फिर अहिरवाल में आ जाएंगे जी। तो चरखी दादरी के अंदर भी शायद यादव भी काफी होंगे वहाँ पे। चरखी दादरी के अंदर जाट बाहुल्य, हाँ, महेंद्रगढ़ जिला जो है उसमें यादव बाहुल्य है अपने आप में। चरखी दादरी जो है वो देखिए टक्कर का माहौल सा है वहाँ पे। अच्छा, मैं एक बात मेंशन करूँगा कि हम जैसे, मैं तो सभी विधानसभाओं में गया, चरखी दादरी में भी गया, भिवानी में भी गया, तोसाम में भी गया, तो वहाँ पर एक चीज़ देखी हमने, देयर आर सो मेनी बडीज, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एंटी बीजेपी एंटी मोदी भी जो वोट कर रहे थे। जैसे किसान नाराज जो थे, उन्होंने खुद ने सोच लिया था कि भाई हमें तो वोट डालना है तो कांग्रेस को डालना है, मतलब मोदी को रहना है, चाहे हमें किसी को वोट डालना पड़े। कईयों से हमने ये भी सवाल किया एंड वो ऑन रिकॉर्ड भी है कैमराज में भी कि आप जी रावदान सिंह जी को वोट डालना चाहते हो? बोले कि नहीं,
हम रावदान सिंह जी को वोट नहीं डाल रहे हैं, हम वोट डाल रहे हैं एंटी बीजेपी होकर, हमें बीजेपी हरानी है, इसलिए हम कांग्रेस का वोट कर रहे हैं। मैंने कहा जी आप जाट, बोले कि जी हम जाट हो चाहे, हम चौधरी साहब को वोट नहीं दे रहे, हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें बीजेपी हरानी है। तो ये वो लोग थे जो किसान नाराजगी से संबंधित थे, जाट स्वयं थे, और मतलब कि जाटों की भी नाराजगी जैसे। तो दादरी से क्या लगता है आपको, जो विधानसभा है वहां से कौन लीड में रहने वाले? देखिए वैसे तो टक्कर मानी जा रही है कि चरखी दादरी में टक्कर है, लेकिन एक आकलन ये भी कहता है कि चरखी दादरी में भी बीजेपी को ही नुकसान होगा जी। और अगर रावदान सिंह जी के स्टेटमेंट पर जाएं तो उन्होंने स्वयं ने कहा कि मैं महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा में चरखी दादरी जिले में मैं आगे हूँ, मतलब एक जिले में मैं आगे हूँ, तो एक जिला चरखी दादरी, बाकी जो अन्य जो मतलब उन्होंने स्वयं ने कहा ये बात। तो जैसे बाढ़ में वो आगे हैं, दूसरी विधानसभा वहाँ पर चरखी दादरी है, तो हो सकता है वो आगे, लेकिन वहाँ पर टक्कर यानी कांटे की टक्कर भी हो सकती है वहाँ पर, लेकिन चौधरी साहब को थोड़ा नुकसान है वहाँ पे अपने। लेकिन अगर अहिरवाल की बात करें तो यहाँ से अभय बहुत बड़ा चेहरा हैं, अभय जी मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन एक बड़ा चेहरा है। नहीं, मंत्री बन गए, अब उनको सिंचाई मंत्री बना दिया। बिल्कुल अब बन गए। तो अब जो है उनका कितना बड़ा प्रभाव था, और साथ में क्योंकि यहाँ भी मनु टवल शायद देखा गया हो, जब भी यहाँ पे राव इंद्रजीत आते हैं तो वो उन सभाओं में नज़र नहीं आए कहीं भी, तो क्या ये भी जो खटपट चल रही है उसका भी कोई प्रभाव? देखिए हमने इससे संबंधित बात हमने बीजेपी के बहुत बड़े कार्यकर्ताओं से, लोगों से भी करी थी, इवन सीधे इन सभी से भी सवाल जवाब हुए थे। तो उसमें आया था कि विधानसभा वाइज ड्यूटी लगा रखी थी कि भाई आपके यहाँ पर ये आए तो भाई आपको आना है। मतलब जैसे अब की बार पहली बार मोहित चौधरी जो हैं, चौधरी धर्मवीर जी के जो सुपुत्र हैं, वो मैदान में थे, तो वो जब इधर नारनौल में आए तो ओम प्रकाश यादव जी उनके साथ थे, पूर्व मंत्री, या फिर अभी नांगल चौधरी में गए तो अभय सिंह यादव जी उनके साथ थे। तो कुछ इस प्रकार से था, लेकिन हाँ ये एक कड़वा सच है कि नामांकन रैली के अंदर अभय सिंह यादव थे, राव इंद्रजीत जी नहीं थे। अटेली मंडी के 4 प्रोग्राम हुए, उनमें राव इंद्रजीत जी थे, और अन्य विधानसभाओं के नेता जैसे ओम प्रकाश यादव और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और सीताराम यादव जी अटेली से, मतलब 3 विधानसभाओं के लोग तो थे, लेकिन उस विधानसभा से अभय सिंह यादव नहीं। इससे भी प्रभाव पड़ेगा? इससे प्रभाव उस समय पड़ा था, जैसे वो 4 जगह पर नहीं आए तो नांगल चौधरी में एक मैसेज गया कि शायद अभय सिंह यादव ये चाहते हैं कि भाई यादव अपन है तो यादव साहब को ही वोट करे, लोकसभा में इसको समर्थन करते, विधानसभा में हम फिर बीजेपी यानी अभय सिंह यादव को समर्थन कर दे। मतलब जैसे एक यादव कम्युनिटी है, तो हम वहाँ पर गए, धोलेडार इस तरह के गाँव है वहाँ पे, वहाँ पर हम गए तो उन्होंने हमें बताया कि भाई लोकसभा में हम क्या कर देंगे, रावदान सिंह को वोट कर देंगे, और अभय सिंह यादव ने यहाँ पर अच्छे काम करें और अभय सिंह यादव अच्छा कैंडिडेट है, तो विधानसभा में हम अभय सिंह यादव को वोट कर देंगे। आपको क्या लग रहा है, अगर आपने देखा हो वहाँ पे, तो नांगल चौधरी विधानसभा से कौन आगे लग रहा है? अभय सिंह यादव, चाहे मान लीजिए यादव कम्युनिटी से आते हैं तो इस वजह से इधर उधर की बातें चलें, लेकिन मैंने अभी आपको एक बात कही थी कि जब राव साहब यहाँ पर आए थे, राव इंद्रजीत जी अटेली में, तो उसके बाद एक बार मैसेज गया था कि नांगल चौधरी में मतलब जो है अभय सिंह ऐसा कुछ चाह रहे हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद उनके गाँव में बहुत सारे कार्यक्रम हुए और वहाँ पर रोड शो भी हुआ, मोहित चौधरी जी के साथ भी हुआ, चौधरी धर्मवीर जी के बहुत सारे प्रोग्राम हुए, साथ में अभय सिंह यादव की प्रेजेंस रही और उनकी तरफ से मतलब खुल के वोट भी मांगे गए। तो जो बाद में है वो इलेक्शन के नजदीक आते आते, और मतलब आप ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रैली थी उसके जस्ट पहले की बातें ये, मतलब 3 दिन पहले की बातें, उन 3 दिन में इनके बहुत सारे डोर टू डोर तो नहीं कहेंगे, लेकिन कई कार्यक्रम गाँव में हुए, और वो जो कार्यक्रम है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ला गए कि हाँ मतलब अभय सिंह यादव जो है इस तरफ जा रहे हैं। और कहते भी ऐसा है कि यादव जो है पहले सारे रावदान सिंह जी के साथ थे, लेकिन फिर किसी हड़के में ओम प्रकाश यादव जी के साथ आ गए, कहीं अभय सिंह यादव जी के साथ आ गए, कहीं जैसे नांगल चौधरी की बात करें तो लोग विकास को देख गए। मतलब जैसे नांगल चौधरी पहले पिछड़े इलाके में आता था, लेकिन अब वो अपने हरियाणा का प्रवेश द्वार अपने आप में, वहाँ की जो सड़कें हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नारनौल में भी शायद पानी पड़ा होगा इसी। हाँ, नारनौल में भी सेम है। मतलब पहले मैं नांगल चौधरी खत्म करूं कि भाई नांगल चौधरी में क्या है स्टेटस, तो वहां आज कांटे की टक्कर है, क्योंकि वहां पर नेगेटिव मैसेज चला गया, फिर वापस आया तो रिकवर ही हो पाया, इस वजह से मार्जिन में कोई नहीं रहा, वो आमने सामने की टक्कर हो गई, लगभग बराबर है वहाँ पे नारनौल की अगर बात। और अगर कोई मार्जिन भी रहेगा, मान लीजिए कोई सब जीते तो 10,000 की वोट, 15,000 वोट इधर उधर होगा जी। नारनौल के पर आ जाते हैं। नारनौल जो विधानसभा है शुरू से ही जब से चर्चा रही लोकसभा की, तो पहले तो अटेली विधानसभा में वोट ज़्यादा दिखाई पड़ रहे थे चौधरी साहब के, लेकिन फिर जब वो राव इंद्रजीत जी नहीं आए तो अटेली विधानसभा पीछे जा रही थी।
लेकिन नारनौल एक ऐसी विधानसभा है जिसमें शुरू से ही बीजेपी की वोट बैंक दिखाई पड़ रहा था, और राव साहब आए उसके बाद वो और ज़्यादा कंफर्म हो गया। अच्छा, उसका फैक्टर क्या मानते हैं आप नारनौल में जो पहले से दिखाई दे रहा था? वो मतलब ऐसा था कि पहले ही ये था कि अपने यहाँ सैनी ज़्यादा है वहाँ पे, जैसे अदर कास्ट ही बहुत ज़्यादा है। नारनौल सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा वोट है। जैसे हमारी जो नगर पालिका महेंद्रगढ़ की अगर हम बात करें तो उसमें 18,000 के आसपास वोटिंग है, लेकिन नारनौल शहर के अंदर नगर परिषद है, वहाँ लगभग 78,000 वोटिंग है। तो आप इस चीज़ को समझो कि 60,000 तो वोट वैसे ही ज़्यादा है। तो मतलब एक शहरी जो क्षेत्र है वो जो है ज़्यादा बड़ा है, उसके अंदर पूरे ज़िले का सबसे बड़ा शहर वही है। तो उस जगह पर वोट बैंक जो है ज़्यादा शहरी था। और आपने सुना और देखा होगा, आपका भी एक्सपीरियंस रहा है कि शहरी क्षेत्र ज़्यादातर बीजेपी के पक्ष में गए। तो वो जैसे शहरी क्षेत्र ज़्यादा होना, दूसरा वहाँ पर भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर काफ़ी काम हुआ है, चारों तरफ बाईपास वगैरह बनना, तो उसका जो एक अपना इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट भी वहाँ पर देखने को मिला है कि बीजेपी की विकास नीतियों को भी मतलब लोगों ने वहाँ पर देखा है कि भाई हम डेवलप हो रहे हैं तो हम क्यों ना वोट करें। बिल्कुल, वो चीज़ भी वहाँ पर देखा। तो वहाँ से बीजेपी लीड ले, वहाँ से भी बीजेपी लीड लेगी, अटेली से भी आज बीजेपी लीड ले रही है। अच्छा, नांगा चौधरी में टक्कर है। बिल्कुल, अगर अटेली की बात करूँ मैं आपसे, तो राव साहब अटेली के अंदर ही बोल के गए हैं सारी चीजें जो बोलनी थी उनको, वो वहीं पे जनसभाओं में। तो क्या अटेली बड़ा मार्जिन दे सकती है बीजेपी? अटेली बड़ा मार्जिन, बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बड़ा मार्जिन अटेली देगी। देखिए अटेली में क्या है, दोनों ही नेताओं के, जैसे आप राव इंद्रजीत जी के भी कह लीजिए और रावदान सिंह जी के, दोनों के ही समर्थक हैं। तो इस वजह से वो चीज़, अगर मान लीजिए सारे तो एक तरफा नहीं हो सकते, तो वो डिवाइड जब होती है तो फिर मार्जिन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता। वो टक्कर का तो नहीं कह सकते, लेकिन चौधरी धर्मवीर जी और बीजेपी, मोदी जी और राव इंद्रजीत जी, इन चार का सब संगम बनता है तो अटेली में बीजेपी की लीड है। बिल्कुल, अब आते हैं जो मेन महेंद्रगढ़ है। हाँ जी, हाँ महेंद्रगढ़ विधानसभा बिल्कुल मेन है, मेन महेंद्रगढ़ है। हाँ, तो वहाँ से विधायक भी हैं। हाँ, 4 बार विधायक, 4 बार के विधायक, वर्तमान में विधायक है। बिल्कुल, रावदान सिंह जी और अब भी विधायक है वहाँ से। तो वहाँ पे क्या ये लीड लेंगे, और अगर लीड लेंगे तो आपको क्या लग रहा है कि वो लीड एक तरफा होगी या कैसे रहेगी? देखिए विधायक जी जो यहाँ पर अभी चुनाव लड़ रहे हैं, रावदान सिंह जी, मैंने पहले बताया कि इनकी कर्म भूमि है और पहले 30 साल की इनके यहाँ पर राजनीति होगी। अब यहाँ का जो माहौल है, ये मैं इसको थोड़ा सा ना 2 तरीके से समझाने का आपको प्रयास करूँगा। एक तो ये कि हमारी जो विधानसभा है उसमें यादव हैं, बाहुल्य है, यादव बाहुल्य विधानसभा है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही ठाकुर आ जाते हैं एक बड़ी संख्या के अंदर। ठाकुर के बड़े बड़े गांव हैं, पाली, खुडाना, बसई और सतनाड़ी, इस तरह के बड़े गांव आपने सुने होंगे इन सभी के नाम। उसके पश्चात जो है आप एक और कैटेगरी पर जाएंगे, जैसे ये ठाकुर साहब आ गए। ठाकुर साहब के अलावा भी जाट का सेक्शन भी है। आप माधोगढ़ से उस पार चले जाओ, मतलब माधोगढ़ की पहाड़ी से उस पार चले जाओ। माधोगढ़ जो है, डालरवास जो है, बारडा जो है, ये सारे गांव जाटों के हैं। सुरेती, पिलानिया, जाखल, ये सब ये जो गांव हैं ये फिर जाटों के गांव आ जाते हैं। तो ये वो जाट है जो नाराज भी नहीं है। अच्छा। आप इस चीज़ को भी समझे, मतलब बीजेपी के पक्ष में जाने वाले जाट है। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए माधोगढ़ गया था, वहाँ पर मतलब हमने इतनी मतलब नीट एंड क्लीन वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करी हमने, और लोगों ने भी काफ़ी कुछ खूब सराहा है कि हम ग्राउंड पर गए तो माधोगढ़ गांव के अंदर ताश जो खेल रहे थे, पूरा गांव वहाँ बैठ जाता है। तो सारा का सारा गांव ये कह रहा था कि हम चौधरी धर्मवीर जी को वोट देंगे। और हमने उनसे ये भी पूछा कि भाई तुम बीजेपी से नाराज़ नहीं हो, भाई जाट आंदोलन ये वो, तो बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी ने काम कराए हैं। चौधरी साहब जी भी मतलब यहाँ पर आते जाते रहते हैं, इस वजह से हम काम कराएंगे। हालांकि चौधरी साहब जी के बारे में भी हमने सवाल किया कि उनके प्रति तो लोग नाराज हैं कि भाई वो आते जाते नहीं है। बोले कि नहीं, यहीं आते जाते हैं। वो वीडियो आज भी हमारे चैनल के ऊपर है, लाखों लोगों ने उसको देखा भी। तो पॉइंट ये कि जैसे ही आप माधोगढ़ से आगे जाते हैं तो जाटों का वोट बैंक और ठाकुरों का वोट बैंक, अदर कास्ट का वोट बैंक, वो था बीजेपी की तरफ जी अपने आप में। हालांकि इसमें भी डिवाइड है, क्योंकि नेता तो सभी अपने अपने चुनते हैं। कुछ अग्निवीर की वजह से भी पूरी लोकसभा पर थोड़ा सा मतलब इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने कैंपेनिंग के दौरान अग्निवीर को एक बड़ा मुद्दा बनाया, और इससे जो युवा जो है वो हो सकता है कि परिवार में 4 वोट बीजेपी के जा रहे हो, लेकिन युवा का वोट कांग्रेस को जा रहा था जी। ये देखने को अहीर रेजिमेंट भी शायद मुद्दा रहा है या नहीं रहा? अहीर रेजिमेंट कम मुद्दा रहा, अहीर रेजिमेंट कम मुद्दा रहा, ये सच है। और ये अग्निवीर ज़्यादा मुद्दा रहा, क्योंकि अग्निवीर से इन्होंने सिर्फ अहीरों को नहीं, अदर जो कास्ट में जो भी सरकारी नौकरी के मान लीजिए युवा थे उनको भी टारगेट कर लिया ना। तो वो इस वजह से मान लीजिए
अदर कास्ट के जो युवा थे वो भी कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो पाए। तो आप क्या मान रहे हैं कि महेंद्रगढ़ से लीड किसकी रहने वाली? महेंद्रगढ़ में एक और आंकड़ा मैंने कहा था, 2 आंकड़े बताता हूँ। तो एक आंकड़ा तो ये है कि कास्ट के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि यादव बाहुल्य तो है, लेकिन शायद जब हम ठाकुर, अदर कास्ट और जाट सभी को मिक्स करते हैं तो फिर यादव कम पड़ जाता है। और शायद ये कारण रहा भी हो कि रामविलास शर्मा जी भी यहाँ पर एक लंबी राजनीति कर पाए महेंद्रगढ़ विधानसभा से, क्योंकि अदर कास्ट यहाँ पर काफ़ी है। अच्छा, दूसरा जो है बेसिक एक, मैं आपको 2019 के चुनाव में ले चलता हूँ। 2019 का साहब जब चुनाव हुआ तो संदीप एसडीएम जी आए जी। 2014 के चुनाव में लगभग 83,000 वोट जो थे रामविलास शर्मा जी को मिले। तो हम इस बात को ये मान लें कि वो बीजेपी को मिले, वो बीजेपी का वोट बैंक था। कहते हैं सीएम सिटी के नाम से मिला, कुछ भी मिला, लेकिन मिला तो बीजेपी को ही। तो बीजेपी को जो वोट आया वो वोट 2019 में डिवाइड हो गया और वो डिवाइड होकर संदीप एसडीएम की तरफ चला गया। लगभग 36,000 वोट के आसपास, 33,000 के आसपास उनके वोट गए। तो 33,000 कम नहीं होते। तो अब उस वोट बैंक को किसका मान के चल रहे हैं? अब मैंने जैसा कि अपनी कन्वर्सेशन में पहले बताया कि लोहारू के अंदर जब जगदीप जी अपना समर्थन चौधरी धर्मवीर जी को दे रहे हैं तो संदीप एसडीएम किसको देंगे जी? ये भी क्लियर हो जाता अपने आप में। महेंद्रगढ़ में वही जो समर्थन है वो चौधरी धर्मवीर जी की तरफ चला जाता है। तो यानी जो नाराज वोट बैंक था, शर्मा जी से नाराज वोट बैंक कह सकते हैं, क्योंकि कि शर्मा जी को ही पहले 2014 में 83,000 वोट मिले थे और शर्मा जी से हटके ही वो संदीप एसडीएम के पास आए थे। तो यानी जो नाराज वोट बैंक है वो शर्मा जी के पास तो वैसे वापस नहीं आ जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो है नहीं, लेकिन बीजेपी में तो जा ही सकता है। मतलब वो वापस चौधरी धर्मवीर जी के पास जा सकता है, मोदी के पास जा सकता है। तो इस वजह से अगर हम उसको कैलकुलेट करें कि वो वापस चला जाता है, तो आप क्या मान रहे हैं कि जो अपने आप हो जाता है? रावदान सिंह जी हैं उनका वोट बैंक नहीं छिटका कहीं भी? आपने कहा कि जैसे उनका रामविलास का ट्रांसफर हो गया था वोट। हाँ, नहीं, वो ट्रांसफर पूरा नहीं हुआ। हम ये मान के चले 33,000 वोट थे, तो अगर गए होंगे तो वहां पर 20 गए होंगे, 13 रावदान सिंह जी के पास गए होंगे। लेकिन जब 13 उनके स्वयं के वोट, जैसे 40,000 उनके वोट थे पिछले विधानसभा में, तो 40,000 वो और साथ में 13 और भी जो आ गए तो 53 हो गए। लेकिन फिर भी उधर 20 गए। तो वो आंकड़ा चाहे 5, 7, 10,000 का ही हो, लेकिन गैप बन गया। इस वजह से दोनों पार्टियां यहाँ पर टक्कर मान रही हैं, दोनों पार्टियां आपस में, और लोग भी नहीं समझ पा रहे, ये सच्चाई भी है कि कौन रहेगा विधानसभा महेंद्रगढ़ में विजेता। लेकिन आकलन ये कहता है कि चाहे 5,000 से जीते, चौधरी धर्मवीर जी यहाँ से वोट जीत सकते हैं। और ये जो है एक बड़ी बात होगी, क्योंकि ये इनकी स्थानीय विधानसभा है और स्थानीय विधानसभा के अंदर ही जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है इनके लिए जी। आपने ठाकुरों की बात की कि महेंद्रगढ़ में ठाकुर भी काफी अच्छी तादाद में है। बिल्कुल, महेंद्रगढ़ विधानसभा में एक अभी फिलहाल आंदोलन चल रहा था, एक छोटा मोटा शायद आरजेडी वगैरह करके। नहीं, आंदोलन की बात कर रहा हूं, जो उन्होंने खेड़ी में आंदोलन भी किया है, शायद लोगों की मीटिंग भी ली गई है। तो उसमें क्या था कि बीजेपी की खिलाफत में वोट डालने की हुई थी, तो उसका कितना प्रभाव है? अब उसको देख लेते हैं अपन। वो पहले आंदोलन की बात आई, दूसरे 2 दिन पश्चात ही बीजेपी ने ना पूरी फील्डिंग बैठा दी एक्शन में। रावदान सिंह जी ने जो इलेक्शन लड़ा, अच्छा इलेक्शन लड़ा, जबरदस्त मजबूत और अच्छी दावेदारी के साथ, और 1 नंबर इलेक्शन लड़ा। सामने आप कह सकते हैं, लोग कह रहे थे कि भाई पसीने ला दिए सामने वालों को। लेकिन समस्या क्या है कि बीजेपी ने अपना फील्ड अप सेट कर दिया पूरा। वो मैच में नहीं होता क्रिकेट मैच में कि लास्ट टाइम फील्डिंग बैठा दो, तो इन्होंने क्या कर दी, फील्डिंग बैठा दी। इन्होंने उसी गाँव में खेड़ी के अंदर ही दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री है राजस्थान से, उनको ले आए। वो ठाकुर थी, वो ठाकुरों का वोट बैंक साथ गई और उन्हीं को बसई में लेके गए, और बसई में भी मतलब ठाकुरों का वोट बैंक वो साथ गई। हालांकि वो जो आंदोलन की जो पंचायत हुई थी खेड़ी साइड में हुई थी, महेंद्रगढ़ विधानसभा में तो नहीं हुई। और महेंद्रगढ़ विधानसभा के पाली के गाँव में तो प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली लाई हुई। तो अब आप सोच के देखिए, पाली या उसके इर्द गिर्द के बाबा जयराम दास के नीचे जो गांव आते, उन्होंने 15 सरपंचों ने इकट्ठा होकर तो समर्थन दिया था। और वो ज़्यादातर जैसे जाट गांव है वो ठाकुरों का ही गांव है, तो वो सरपंच जब वहाँ पर आए, खुडाना का जो गांव है, उन्होंने जो समर्थन दिया, तो उससे साफ दिखाई पड़ता है ठाकुरों का बीजेपी में मतलब वोट बैंक था। और पूरी नाराजगी तो देखो हर सेक्शन में होती है। इवन बहुत सारे यादव ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाए, वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाए, वो खुले में आई नहीं हो बात ज़्यादा। बिल्कुल। तो अगर टोटल लोकसभा की बात करें तो आप जीत किस तरफ मान के चलें? देखिए, वैसे तो लोग तो क्या कोई भी आंकड़े स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये जो चुनाव गया है वो कुछ इस प्रकार का चुनाव गया है कि इसमें समझ पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिए, रावदान सिंह जी एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में थे, लेकिन इनको शीर्ष नेतृत्व के नाम के वोट बैंक कम था। लेकिन चौधरी धर्मवीर जी के पास शीर्ष नेतृत्व यानी मोदी जी के नाम का वोट बैंक ज़्यादा था, और इस वजह से उनके पास वोट बैंक है, मतलब वोट आए भी। तो
पॉइंट क्या है कि यहाँ पर अगर हम कुछ जातीय आंकड़ों को, जैसे हमने डिस्कस भी किया, विधानसभाओं को, फील्डिंग जो बैठाई नेताओं की, इन सभी चीज़ों को देखते हैं तो ओवरऑल मार्जिन बहुत ही कम रहेगा, लेकिन चौधरी धर्मवीर जी जो हैं ओवरऑल लीड कर जाएंगे और वो जीत जाएंगे। ये कितना मार्जिन मान के चल रहे हैं? देखिए मार्जिन तो अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग विधानसभाओं में मैंने अलग अलग कुछ बताया है। तो कहीं पर 20,000 मैंने बढ़त बताई है, तो कहीं पर वो 30,000 बाटा जैसे इलाके में माइनस में भी है। तो वो जो मार्जिन है, स्वयं चौधरी धर्मवीर जी का कहना है कि मैं 49-50,000 वोटों से जीतूंगा। तो 50,000 वोट तो उन्होंने स्वीकारे कि 50,000 वोटों से मेरी जीत होगी, तो वो मतलब एक मिनिमम मार्जिन है। बाकी बहुत सारे लोग जो हमारे साथी हैं वो कह भी रहे थे कि बात अपने मतलब आप अपने न्यूज़ में कभी बोलना भी, लोग ये भी कह रहे थे कि जो राव बहादुर सिंह जी के जितने वोट आएंगे वही मार्जिन रहेगा। ये तो बड़ी बात है। तो मतलब सबसे बड़ा राव बहादुर हो गया। क्योंकि राव बहादुर सिंह जी ने जो वोट तोड़े, जितने भी तोड़े, 5, 25, 50, 500 जो भी थे, 5 लाख भी अगर तोड़े ना, तो टूटे रावदान सिंह जी के ही, वो चौधरी धर्मवीर जी के नहीं टूटे। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो मार्जिन है, मान लीजिए 50,000 का रहा, तो 50,000 के आसपास शायद इनको वोट होंगे, वो इधर से उधर, क्योंकि आमने सामने तो टक्कर होगी ना। बिल्कुल। तो वो वोट बैंक खिसक के जो गया वो मार्जिन का स्वरूप होगा। बाकी कुछ भी हो सकता है, जनता जनार्दन है, जनता किसी को भी जिता सकती है। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शमशेर जी ने भी अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू थे उनका, वो इन्होंने रखा है, और इंडिया न्यूज़ पॉइंट इनके चैनल का नाम है। और आप लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स में लगातार बताते रहें कि आपको क्या लगता है कि जो महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा है, यहाँ पे किसका प्रभाव रहा और कौन आपको जीतता हुआ यहाँ से नज़र आ रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि लोगों तक भी ये सारी चीज़ें पहुँच पाएँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। नीट, आईआईटी और जेईई में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास। मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, क्लेट, CA, CPT, NDA, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।